देखो इस वीडियो में तुम्हें टॉप 10 फैक्ट या हिडन डिटेल जैसा चीज नहीं दिखने वाला है। हाँ, थोड़ा सा डिटेल्स की साइड में ले सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में अपने अंदाज में मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ कि बहन छोड़ भाई तू ये देख कि 11 साल बाद भी ये मूवी हाल ही में आई, इसके पार्ट 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मुकाबले ये मूवी अभी भी इससे अच्छी है। एंड इससे आगे तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसका प्लॉट एंड स्टोरी उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सेलेस्टियल और रेड हल्क जैसे बड़े कैरेक्टर्स के नाम इस मूवी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब कल मैंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी रिवॉच करी, सो इट्स फील लाइक इट इज अ स्टिल मास्टरपीस मूवी। जहां इसे मैं रिवॉच तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने ये मूवी 2017 में देखी हुई थी, तब मैं 15 साल का था एंड विजुअल्स मुझे उतने अच्छे से याद भी नहीं है। लेकिन फिर भी विंटर सोल्जर मार्वल की उन अच्छी मूवीज में से है जो सिर्फ कैप्टन के मूवीज के ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल की गुड मूवीज के लिस्ट में टॉप 10 के अंदर तो रैंक करता ही करता होगा। वेल, इस मूवी को फिर से देखते समय मेरे मन में कुछ सवाल आए थे जिनका जवाब जानने के लिए और आपसे शेयर करने के लिए मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मैंने ये पूरी वीडियो बना दी। वेल, तो मूवी की स्टार्टिंग सीन्स में जब निक फ्यूरी को गोली लगती है एंड निक फ्यूरी जानबूझकर दुनिया के सामने इवन कैप्टन और नताशा के सामने भी मरने का एक्टिंग करता है, तो नताशा यहाँ ऐसा क्यों बोलती है कि ये बच तो जाएगा ना, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो निक, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ निक प्लीज। ये बच तो जाएंगे ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसे मत करो निक, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज मत जाओ। वेल, एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि शायद नताशा और फ्यूरी का कोई वैसा वाला एंगल था एंड थोड़ा सा पता लगाने पर मुझे पता चला कि निक फ्यूरी और नताशा का बॉन्ड एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप विथ अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट जैसा था। हो सकता है कि फ्यूरी ने नताशा को शील्ड और अवेंजर्स में काम दिया हो तो नताशा ने फ्यूरी को दिया होगा रिस्पेक्ट एज अ मेंटोर एंड लीडर। और हाँ, जो आप सोच रहे थे वो भी शायद आप भी बोलोगे कि मल्टीवर्स के समय में ये लौंडा रेट्रो मूवीज के बारे में बात कर रहा है। अब कैसे ना करूं जब मुझे पता चला कि कैप्टन भी फ्लाई कर सकता है। वेल, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें कैप्टन को ऑलमोस्ट फ्लाई करते हुए दिखाया गया है। वो 100 फीट से भी ऊपर से भी जंप कर दे रहा है। जहाँ क्वेश्चन ये है कि इस मूवी के अलावा कैप्टन को और किसी भी मूवी में इतने हाई जंप्स करते हुए नहीं दिखाए गए हैं। वेल, इसके बाद बकी के साथ जो कांड किया था हाइड्रा ने, मैंने रियलाइज किया कि वो उतना ब्रूटल था कि उसका इम्पैक्ट बकी को अभी भी पड़ता है, जिसके कुछ सिम्टम्स हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में भी दिखते हैं। एंड उसका स्क्रीन प्रेजेंट इतना इम्पैक्टफुल है कि बकी को टॉर्चर किए जाने पर उसका पेन आप भी फील कर सकते हैं। वेल, उसके बाद मूवी में ये सीन आता है जब ये हेली कैरियर सैटेलाइट्स के थ्रू एक साथ पूरे सिटी के लोगों को उड़ाने वाले थे, जो इस मूवी का मेन प्लॉट भी था जिसे हाइड्रा को अंजाम देना था। तब इसका स्कैनर व्हाइट हाउस के साथ अवेंजर्स टावर को भी स्कैन करता है, जहाँ यहाँ आप क्लियरली टोनी स्टार्क को देख सकते हैं। एंड टावर के अंदर किसी लिविंग बीइंग के ऊपर इस सैटेलाइट ने टारगेट लॉक भी कर दिया है। जहाँ सवाल ये है कि टोनी के एआई जार्विस को ये कैसे नहीं पता चला कि उसके टावर पर किसी ने मिसाइल या रॉकेट लॉक कर दिया है। कोई अलर्ट जैसा साइन तो दिया ही होगा, एंड दिया होगा तो टोनी भी न्यूयॉर्क में ही रहता है, उसे आसमान में ये 3 बड़े हेली कैरियर्स नहीं दिखे। और तब भी जब ये तीनों आसमान में किसी स्काई शॉट की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। अब सुपर हीरो मूवीज हमेशा से ही अनरियलिस्टिक एंड अननेचुरल रहे हैं। इनके सुपर हीरोज कैरेक्टर्स के फिक्शनल पावर एंड लॉजिक को साइड भी कर दें तो एक बात सब में कॉमन है कि आयरन मैन की मूवी में आयरन मैन को अकेले विलन से लड़ना होता है, लेकिन न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहते हैं। चलो ठीक है, स्पाइडरमैन आयरन मैन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन चीजों को ध्यान से सोचोगे तो लॉजिक का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। एक वर्ल्ड में इतने सारे हीरोज हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में हुआ एक स्पेसिफिक अटैक एक स्पेसिफिक हीरो के लिए ही होती है। ये चीजें थोड़ी वियर्ड तो हैं, बट आई थिंक ये चीजें उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी दिखती हैं, क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स वाले वीडियो में बताया था कि जो जिस काम लायक होता है उसे वही काम दिया जाता है। और उस वीडियो पर 10 के व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक्स। और जैसा कि मैंने कहा कि आयरन मैन के विलन्स उसके निजी मामलों और उसके हिस्ट्री से क्रिएटेड थे, तो आयरन मैन की अकेले की जिम्मेदारी थी उनसे लड़ने की। डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल के थे, मैजिक कॉस्मिक एंटिटी वाले कैरेक्टर्स थे जिससे शायद डॉक्टर स्ट्रेंज डील कर पाता। आई गेस कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स एशियंट 1 के सामने कुछ भी नहीं थे, और स्पाइडरमैन के विलन्स भी उसके ही हिस्ट्री, फ्रेंड्स एंड रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो कायदे से उसके अकेले की ही जिम्मेदारी बनती है उनसे लड़ने का। जहाँ समझने वाली बात ये है कि एक विलन एक स्पेसिफिक हीरो, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो, कैप्टन हो, वो सिर्फ उसे ही मारना चाहता है, तो बस उन्हीं दोनों के बीच फाइट्स होंगे। और अगर मार्केट में कोई ऐसा विलन आया जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो, तो ये सारे हीरोज एक साथ होते हैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक फिक्शन है। हम यहाँ इस वीडियो में कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले पेपर पर लिखे गए और अब स्क्रीन
वॉलपेपर हैं और टॉयज के रूप में तुम्हारे घरों में भी हैं जो रियल ना होकर भी रियल लगते हैं। खैर, ये टॉपिक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से शुरू होकर कहीं और ही एंड हो रही है, जहाँ ये सारे थॉट्स मुझे इस मूवी को रिवॉच करके ही आए हैं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वेल, हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक्स। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा 1 के पर, तो मैं उस वीडियो पर काम कर रहा हूँ। एंड 1 के लिए थैंक्स। एंड अब जल्दी से हमें 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।